Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about first law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉ हमें बताता है कि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। वो अपनी फॉर्म्स तो चेंज करती है लेकिन ना वो क्रिएट हो सकती है और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो एनर्जी की हमारे पास कौन कौन सी फॉर्म्स हैं या थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस भी हम जिनको कहते हैं। हीट होती है जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म्स का पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी होती है जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्क होता है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो किसने मुतारिफ कराया था। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो रॉबर्ट मेयर ने 1941 में दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा था कि द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इट्स इन्वायरमेंट रिमेन कांस्टेंट। यानी कि इन्वायरमेंट की और सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई भी चेंजिंग आए भी तो यानी वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही वो प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे हम उन्होंने नीचे फिर क्या कहा है कि दिस लॉ डिक्लेयर्स दैट एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन यूनिवर्स एंड इट अलाउज टू बी एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि एक्सचेंज तो हो सकती है, अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, लेकिन ना तो वो प्रोड्यूस हो सकती है और ना ही वो टोटली डिस्ट्रॉय हो सकती है। यहाँ पर हम उसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, यानी जिसमें वो कहता है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, लेकिन वो क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। यू जो है वो है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा ई भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर उसको डेल्टा ई लिखा है। और डब्ल्यू हमने पढ़ा है कि वर्क डन जब हम पढ़ते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डॉट डेल्टा वी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू की जगह पे डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी लिखा है, यानी कि ये क्या है डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी है ई ए, ठीक है। और क्या है कि वो एक सर्टेन अमाउंट में हीट को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से। तो हम क्या लिखेंगे, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। उसकी पहले ई ए थी एनर्जी, और एब्जॉर्ब करने के बाद सिस्टम ने जब सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब की तो बन गई ई बी, ठीक है। तो जाहिर है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हुई होगी जब उसने सराउंडिंग से ली एनर्जी। तो हम ई बी में से ई ए माइनस करेंगे तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने क्या पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डॉट डेल्टा वी। तो डेल्टा वी जब हमारे पास ज़ीरो आएगा तो हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, क्यू वी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई। इसका क्या मतलब है कि जो हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो सन से लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी हम कह सकते हैं वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि वो कोई ना कोई प्लांट बनता है और प्लांट जो है वो आगे केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। केमिकल एनर्जी से जो है काइनेटिक एनर्जी बनती है। मतलब कि ये एक ओवरव्यू सा दिया गया है कि एनर्जी जो है वो क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि फॉर्म चेंज करती है अपनी। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब भी हीट जो है वो किसी सिस्टम में ऐड की जाती है तो वो जितनी हीट हम ऐड करेंगे वो उतनी ही अमाउंट में किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में भी हो सकती है। मतलब एक हीट हमने प्रोवाइड की, उससे कुछ वर्क डन हुआ और कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, तो मतलब कुछ एनर्जी जो है वो इंथैल्पी इंक्रीज कर देगी। तो हम उसमें देखेंगे कि क्या होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को तो दो प्रोसेसेस होते हैं या दो काम हो सकते हैं। एक क्या है कि हीट हमने प्रोवाइड की किसी सिस्टम को और सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। मतलब कि हमने हीट प्रोवाइड की, फ़र्ज़ करें हमारे पास सिस्टम में एक पानी है और हमने हीट प्रोवाइड की तो पानी जो है वो गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा हॉट हो गया या बॉयल होना शुरू हो गया। तो मतलब क्या हुआ, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो गई। जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले अपने पॉइंट की तो उसमें क्या होगा कि वर्क डन होगा, ठीक है। मतलब कि अगर पिस्टन है ऊपर तो पानी अपवर्ड मूव करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और इस तरह वर्क डन होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं या एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो दो काम हो सकते हैं, या तो उसकी इंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि हीट जो है वो वर्क डन में यूज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमने ये वही पहली वाली इक्वेशन आ गई ना, जो हमने कहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन यूज़ होती है जो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये वही वाली इक्वेशन है। इसमें हमने क्या बताया है कि अगर तो हम हीट ऐड कर रहे हैं सिस्टम में खुद,
हम अगर हीट ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे क्यू पॉजिटिव होगा। जबकि अगर सिस्टम खुद वर्क कर रहा है या सिस्टम जो है वो खुद हीट जो है वो रिमूव कर रहा है, तो हम कहेंगे उसके साथ माइनस लगाएंगे क्यू के साथ। ठीक है, इसी तरह वर्क डन में अगर हम देखें तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव आएगा, और अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम कब होता है? जब कोई गैस एक्सपेंड होती है खुद, लाइक हम हीट दें और गैस एक्सपेंड हो जाए, गैस मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम ने वर्क किया है। तो जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव का। जबकि अगर हम वर्क डन कराएं, लाइक हम किसी गैस को कंप्रेस करें, ठीक है, तो हम वर्क करा रहे होंगे, हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो ऑन द सिस्टम है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हीट फ्लो करती है इनटू द सिस्टम, मतलब हीट फ्लो करिए इनसाइड द सिस्टम, तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर हीट जो है वो सिस्टम से बाहर निकल रही है और सराउंडिंग में ऐड हो रही है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी सिस्टम की। ठीक है, और वर्क डन जो है जब भी ऑन द सिस्टम होगा तो इंटरनल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब हम वर्क डन ऑन द सिस्टम, हमने पीछे पढ़ा कि इसका मतलब है कि गैस को कंप्रेस करेंगे हम, तो जब भी हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। जबकि अगर हम बात बात करें वर्क डन बाय द सिस्टम की, तो जब भी सिस्टम खुद वर्क करेगा उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि वर्क डन तभी होता है जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो ना हो, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होने की वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि फर्स्ट लॉ जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस पर अप्लाई होता है क्लोज सिस्टम में। ठीक है, तो क्या है कि उनमें से कुछ जो है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, उनमें से कोई ना कोई कांस्टेंट होता है। लाइक किसी में हम सपोज करते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, किसी में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस तरह बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, तो हम देखेंगे कि किस तरह। और इन सब प्रोसेसेस में हमने जैसे पढ़ा था आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, तो इन सब में आइसो का वर्ड लगता है जिसका मतलब होता है इक्वल या सेम, मतलब सेम रहेगी वो चीज़। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम देखेंगे, सबसे पहले है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है कि डेल्टा टी ज़ीरो है। तो जब डेल्टा टी ज़ीरो रहेगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा यू, मतलब कि इंटरनल एनर्जी, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो डेल्टा यू भी क्या होगा? ज़ीरो। और हमने पढ़ा है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो यहाँ पर डेल्टा यू तो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है इसका मतलब है कि वर्क डन यकीनन जो है वो सिस्टम के थ्रू हो रहा होगा, क्योंकि अगर हम गैस कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही इसका मतलब है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है, और डब्ल्यू के साथ क्या आएगा? नेगेटिव। उसके बाद अगर हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हमने क्या करना है? प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो डब्ल्यू की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? माइनस पी डॉट डेल्टा वी। तो इसमें क्या होगा? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू की जगह पे हम माइनस पी डॉट डेल्टा वी लगा देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर हम बात करें आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमेट्रिक की, जिसमें क्या होता है? कांस्टेंट रहता है वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा वी क्या होगा? ज़ीरो। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हमें पता है कि फिर वर्क डन तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो डेल्टा यूज की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी? क्यू के। यानी जितनी हम हीट देंगे वो सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज करने में यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ना, इसमें हीट फ्लो जो है या हीट लॉस या गेन नहीं होता, मतलब कि हीट जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती सिस्टम की, तो इसलिए इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। और इसका मतलब है कि हीट फ्लो जब ज़ीरो है तो मतलब डेल्टा क्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो जब क्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा या डेल्टा क्यू हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने इस पूरे इन चारों प्रोसेसेस में एक इक्वेशन को कंसिडर किया जो है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जब Q जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो डेल्टा U जो है वो W के इक्वल आ जाएगा। यानी कि जितनी भी हीट होगी प्रेजेंट, इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आएगा वो सारा क्या हो जाएगा? वर्क डन में हमारे पास यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहलाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि टोटल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब हीट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज हो जाती है, लेकिन जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती या मज़ीद हीट क्रिएट नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक और एग्जांपल दी है कि अगर हम जो है सिस्टम में हीट को सप्लाई करें तो क्या होगा? टू कंडीशंस होंगी कि या तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, या फिर क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है या फिर वर्क डन होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं।
तो हीट इज इक्वल्स टू कितनी हीट होगी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो क्या इक्वेशन आई, वही वाली जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन डिराइव की थी वही आ गई, क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। और क्या है कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब डब्ल्यू की जगह पे हमने क्या लिखा, इंटीग्रेशन अप्लाई करके पी डी वी, पी डी वी। इसका क्या मतलब है कि पी मतलब वर्क डन के साथ जो हम प्रेशर लिखते हैं और वॉल्यूम लिखते हैं, चेंज इन वॉल्यूम को हमने डी वी से रिप्रेजेंट किया। और क्यू इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट वाली इक्वेशन में अगर हम देखें तो क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस इंटीग्रेशन का साइन पी डॉट डी वी। ठीक है, तो हम क्या है कि हीट, किसी भी सिस्टम की जो हीट है उसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और एक कांस्टेंट प्रेशर पे। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वी को कांस्टेंट रखा तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो क्यू किसके इक्वल आ गया, जब वर्क डन जीरो हो जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, प्लस जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, डेल्टा यू जो है वो एन सी डेल्टा टी, ये हमने मोलर हीट कैपेसिटी में से डिराइव किया था रिलेशन। तो डेल्टा यू जो होता है वो इसके इक्वल होता है, तो क्यू एन सी डेल्टा टी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात करनी है कांस्टेंट प्रेशर पे। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाएगा, और आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। जब हमने प्रेशर कांस्टेंट रखना है, हम हीट देंगे तो सिस्टम जो है वो वर्क करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, और इसकी वजह से हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा। तो डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पीडीवी के नहीं बल्कि माइनस पीडीवी के। ठीक है, तो वॉल्यूम में कोई ना कोई चेंज आया तो हमने क्या कहा कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन। तो ओवरऑल जो क्यू आया हमारे पास वो आया डेल्टा यू प्लस पी डी वी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है चेंज इन इंथाल्पी। इंथाल्पी में क्या चेंज आएगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तब जो हीट एक्सचेंज होगी सिस्टम से उसको हम कहते हैं इंथाल्पी। और इंथाल्पी को हम शो करते हैं क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एच। अब डेल्टा एच जो है ये है हमारे पास इंथाल्पी। इंथाल्पी यहाँ हमने किसके इक्वल लिखी है, हीट के इक्वल। मतलब सिस्टम में जो हीट का चेंज आएगा वो इंथाल्पी के इक्वल होगा। और क्यू के साथ हमने देखा कि छोटा सा पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी जो हमने पीछे डिराइव किया था, यहाँ पे यही वाला हमने एक्सप्रेशन जो है आगे यूज़ किया है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, और वही जहाँ हमने एन सी डेल्टा टी लिखा था वहाँ हमने लिखा एन सी पी डेल्टा टी, और बाकी सारा एक्सप्रेशन जो है वो वही है। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंथाल्पी क्या होती है, तो इंथाल्पी में हम लिखेंगे कि इंथाल्पी जो है वो हीट एक्सचेंज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। या फिर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सम ऑफ द सिस्टम्स इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी क्यों कहा है, क्योंकि देखें हमने कहा यू, इंटरनल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इसका मतलब है कि सम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर उन्होंने वही लिखा है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, और उन्होंने नीचे वाले में लिखा है एच टू इज इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू। इसका मतलब है जो चेंजिंग आई है फर्स्ट से जो सेकेंड स्टेट में जो चेंज हुआ है उसकी हमने दोनों लिख ली। उसके बाद हमने क्यू को रिप्रेजेंट किया कि क्यू वन क्या था और क्यू टू क्या था, दोनों के ऊपर हमने वन टू लिख दिया। अब देखें यहाँ पर अगर विजिबल हो तो ये नेक्स्ट वाली इस वाले पोर्शन में क्यू पी इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस पी इंटू वी टू माइनस वी वन, मतलब कि जो चेंजिंग्स आई हैं हमने यहाँ पर वो डिनोट की हैं। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया, पी को मल्टीप्लाई कराया वी टू से और वी वन से। ठीक है, उसके अलावा यू वन जो है वो एज इट इज़ रह गया। अब पी टू वाली वैल्यूज़ या टू वाली वैल्यूज़ हमने अलहदा कर ली और वन वाली वैल्यूज़ हमने अलहदा कर ली। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर क्यू पी इज इक्वल टू यू टू प्लस पी वी टू माइनस ब्रैकेट है उसके बाद यू वन प्लस पी वी वन। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर ये यू टू प्लस पी वी टू किसके इक्वल आ गया, एच के, एच टू के, और ये वाला किसके इक्वल आ गया, एच वन के। तो मतलब कि क्यू पी क्या आया, एच टू माइनस एच वन, और क्यू पी जो है किसके इक्वल आ गया, डेल्टा एच के। इससे हमने क्या डिराइव किया, जो इंथाल्पी है या हम कह सकते हैं कि हीट चेंज जो है एट कांस्टेंट प्रेशर ये इंथाल्पी इक्वल होती है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पर भी हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे वहाँ पर हम जब भी इंथाल्पी की या हीट की बात करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आएंगी। इस सारे से हमें ये जो है कंक्लूजन मिला है।
ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है कि एप्लीकेशंस क्या हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक की। तो इसकी 2 या 3 एप्लीकेशंस हो सकती हैं, जिनमें से पहली एप्लीकेशन है कि हम इससे अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने वर्क डन का वो डिराइव किया हर जगह से, तो हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अमाउंट ऑफ हीट, जैसे हमने वो क्यू वाला एक फार्मूला पढ़ा है, तो क्यू वाले फार्मूले से हम अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम एज़ हमने यहाँ पर डेल्टा ई के बारे में पढ़ा, डेल्टा एच के बारे में पढ़ा, मतलब इंथाल्पी के बारे में, और वर्क डन के बारे में, और क्यू के बारे में। तो हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं। होप्स आपको समझ आई होगी। थैंक यू।